सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों श्रोताओं को राजुल और कम्मो का नमस्कार। नमस्कार। राजुल दीदी आपको तो प्रणाम कहेंगे। हाय हाय, दीदी वीदी क्या कर रही हैं? अरे कम्मो भौजाई ऐसे नहीं करिए। अरे आप कहिए क्या कर रही हैं? तो आप भी तो दीदी कह रही हैं ना। और आप काहे कह रही हैं? भाई आप भौजाई हैं, भौजाई का दर्जा तो हमेशा बड़ा होता है ना। अरे तो क्या हुआ? अरे भाई दीदी हम हैं आपसे छोटे, तो अब आप मत करिए, वरना हमें लगेगा कि छड़ी लेके कोई बैठा है हमारे सामने। अच्छा देखो भौजाई, अब ये छोटे बड़े का झगड़ा तो छोड़ो, भौजाई हैं तो भौजाई ही रहेंगी और भौजाई को तो थोड़ा मान देना ही पड़ता है। क्यों सखियों बताइए। और श्रोताओं से भी हम पूछ रहे हैं, भाई भौजाई तो उसको तो सम्मान देना ही देना होगा, लेकिन हमें ये भी तो बताना होगा ना कि आज हम कार्यक्रम में क्या क्या लेकर आए हैं। और कार्यक्रम में हम जो लेकर आए हैं, सबसे बढ़िया चीज पता है राजुल दीदी क्या है? क्या भाई आज कथा सुधा है। अरे उसका तो इंतजार हमारे कितने सारे साथी कर रहे हैं। और आज हम सुनेंगे कहानी ताई का दूसरा भाग। साथ ही भरोसा जो मुझे आप पर बहुत है। और हमें भी आप पे बहुत है भाभी। लेकिन भरोसा जो है वो जीवन की पूंजी होती है और इस पूंजी के बारे में हमारे साथियों ने बहुत कुछ कहा है। और ये पूंजी जो कमाना जो होता है ना, सहेजना जो होता है, बड़ा कठिन काम होता है राजू दीदी। जीवन भर की पूंजी होती है ये। बिल्कुल भरोसा। हाँ, और साथ ही सखी विशेष में खिलाड़ी दीपिका ठाकुर के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे हम। और आज है विश्व जैव विविधता दिवस, तो सभी सुनने वालों को बहुत ढेर सारी बधाई। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हाय राजुल दीदी, कितना सही कह रहा था ये गीत। प्रकृति की छटा जब देखते हैं ना, तो ये जो अंतर्मन है ना, चोरी चोरी क्या खुल के गीत गाता है। लेकिन ये जो प्रकृति है ये कई रंगों से सजी हुई है। बिल्कुल, वो तो है ही। और जो ये सजी धजी प्रकृति है ये सिर्फ किसी एक चीज से नहीं बनी है। बिल्कुल। या ऐसा नहीं कह सकते कि कोई खाली एक चीज जो है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसी का अस्तित्व सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब इस प्रकृति में विषैले जीव भी हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया भी हैं, विषाणु भी हैं, कीटाणु भी हैं। बिल्कुल। पेड़ पौधे, नदी, सागर, नाले, तालाब, झरने, मतलब क्या नहीं है, टीले, पहाड़, सब कुछ है। बिल्कुल, हमारी जो सृष्टि है उसमें हर जीव का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, अपना एक अलग अस्तित्व है और वो जरूरी भी है हमारी जैविक सृष्टि के लिए। बिल्कुल। और इसी बात को हमें ज्यादा से ज्यादा इस बारे में लोग जाने और समझें और इसके महत्व को पहचानें, इसीलिए जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जो कि आज हम मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिन मनाया जाता है। तो जैव विविधता का मतलब यही होता है कि अलग अलग किस्म का जीवन जो विविध रंगों से रंगी हमारी पृथ्वी पर खिलता है, वनस्पतियों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, और हमने जैसा कि कहा सब बैक्टीरियाज भी हैं, वो भी इसी का हिस्सा है। और तो और हम मनुष्य भी इसी ये जो जैव विविधता है ना, इसी का एक हिस्सा है या अंग है। लेकिन ये पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विस्तृत विविधता की बात है जो कि आज हम कर रहे हैं। यही जैव विविधता जो है इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का महत्व समझा गया। और इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ पृथ्वी सम्मेलन, और उसमें जो था पर्यावरण संरक्षण की बात की गई और उस पर काफी बातचीत हुई और जोर दिया गया जी। तो फिर अगले वर्ष 1993 में 29 दिसंबर को पहली बार जैव विविधता दिवस मनाया गया। और 29 दिसंबर को तब से मनाया जाता रहा, लेकिन फिर आया साल 2001, तब से जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाने की शुरुआत हुई। और इसके बारे में हमारे श्रोता भी कह रहे हैं कि मानव जीवन में जैव विविधता का बड़ा महत्व है और इस संसार में सभी जीवन को स्थिर बनाए रखने में ये जो जैव विविधता है वो एक अहम योगदान निभाती है। और ये पारिस्थितिकीय प्रणाली के संतुलन को बना के रखती है। विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी और वनस्पति एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते हैं और साथ ही एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। और हम तो यही कहेंगे राजुल दीदी कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। ये जो प्रणाली तंत्र है ना, उसमें अगर एक भी बीच में जो कहते हैं ना, अगर कोई हट जाए तो
पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्या बात है कम्मो भाभी, बिल्कुल लाख टक्के की बात कह दी आपने। तो भाई जो हर बार थीम होती है एक खास, तो इस बार की थीम है अग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो करार है उसको क्रियान्वयन किया जाए उस पर, और जो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता है उसका पुनर्निर्माण करें। देखो, प्रकृति जो हमें देती है उसको तो वो जैसा का तैसा देती है, वैसा तो हम बना नहीं सकते, लेकिन उसे खोने से, उसे नष्ट होने से तो हम बचा सकते हैं। तो उसी को पुनः हम उसी तरफ कदम बढ़ाएं कि वो जो हमने खोया है हम संरक्षित तो कर सकते हैं, फिर से बन सके। बिल्कुल। वैसे जैव विविधता का बिगड़ता संतुलन जो है, वो जो खतरा है ना, उससे फौरन निपटना बेहद जरूरी है। बहुत सारे पौधों और जानवरों की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पर हैं, और कुछ तो विलुप्त हो भी चुकी हैं। जैव विविधता की कमी होने से ही बाढ़, सूखा, आंधी, तूफान, मतलब ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना, इन सब की संभावना बढ़ जाती है। और भाई ग्लोबल वार्मिंग का जो संकट है पूरी दुनिया के सामने, वो तो है ही। इन तमाम संकटों से निपटने के लिए प्राकृतिक जैव विविधता को संरक्षण देने की पहल करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और जैव विविधता के संरक्षण से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखो, एक तो उत्पादकता में वृद्धि होती है, इसमें हर छोटी से छोटी प्रजाति का योगदान जरूरी होता है। बड़ी संख्या में पौधों की प्रजातियां होने से फसलों में जो विविधता है वो बढ़ती है, तरह तरह की फसलें होने लगती हैं, जिससे कई प्राणियों का भरण पोषण होता है। और इसके अलावा भोजन, चारा, ईंधन, औषधि, लकड़ी जैसे बहुत सारे उत्पाद हैं जो कि इसी जैव विविधता से हमें प्राप्त होते हैं। तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण और जल, मृदा और वायु संरक्षण में भी जैव विविधता सहायक होती है। बिल्कुल, हमें एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध हो, टिकाऊ हो, और साथ ही आर्थिक गतिविधियों के लिए हमें जो अवसर है ना अलग अलग, वो प्रदान कर सके। और इसके महत्व को भी समझना, जैसे जोहड़ होते हैं, जो पानी को, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो पानी जमा हो जाता है, दलदल सी बन जाती है समुद्र के पास, मैंग्रोव्स जो होते हैं, वो सब चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरी हैं। और अगर इन्हें हम मिट्टी से हमने पाट कर इस पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी और बाद में फिर समुद्र का पानी अंदर घुसा और तब हम चिल्लाए कि अरे ये क्या हुआ, ये तो हमारी सुरक्षा के लिए पहले ही प्रकृति ने बना के दिया था, तो इसे समझना होगा। लेकिन हमने उसके साथ छेड़खानी की। उसी तरह जैसे हम मधुमक्खियों की बात करते हैं, तो वो अपने आप में कितना अहम स्थान रखती हैं। अभी अगर उनका अस्तित्व खत्म हो जाए तो सबसे जरूरी चीज है जिससे फूल बनते हैं, फल बनते हैं, जो उत्पादकता होती है पेड़ों से, पौधों से, फसलों से, वो ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मधुमक्खियां परागण में अहम भूमिका निभाती हैं। खास रोल निभाती हैं। और फिर मीठा मीठा शहद, जो हमारी मीठी मीठी शहद जैसी भौजाई है, वो कहाँ से आएगी भाई? हमें तो यही चिंता हो रही है। वैसे हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें पूरी करने के लिए, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हम कुछ न कुछ योगदान ज़रूर दे सकते हैं। चाहे वो जंगली जानवर ही क्यों ना हो, उनका और उनके जंगल विस्तार की सुरक्षा के प्रति भी हमें जागरूक बनने की और दूसरों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात कही है कि खुद भी जागरूक रहें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते रहें। तो बिल्कुल भाई, ये बात है कि ये एक दूसरे का हाथ मिला के ही जो होता है ना, ये काम आगे बढ़ता है। भाई बात तो यही है, थीम भी यही है। हाँ भाई, बात तो यही है राजुल दीदी कि जैसे प्रकृति ने हमें ये सब कुछ दिया, सारी चीजें दी, और हमने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छेड़खानी की, जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन जागरूकता उतनी ही जरूरी है। अगर प्रकृति ने हम पे भरोसा किया है तो उस भरोसे को टिकाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। हाय राजुल दीदी, हमें तो पूरा भरोसा था कि गीत आप हमारी पसंद का ही सुनाएंगी। भौजाई खूब मीठी मीठी बातें बनाती हैं, और वैसे हमारी ये जो भौजाई हैं बातें बनाती हैं तो उन बातों को निभाती भी हैं। बिल्कुल भाई, भरोसा कायम रखना है कि नहीं? तो लेकिन एक बात है, ये भी तो बता दीजिए ना कि अगर हम बात बनाते हैं मीठी मीठी तो निभाते भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मीठी बातें बनाते हैं, निभाते नहीं है। तो उन पे भरोसा ना करें। भाई, ये तो व्यक्ति दर व्यक्ति निर्भर करता है। और एक पारखी जो नजर होती है ना, वो उसकी जरूरत आन पड़ती है तब। बिल्कुल। वैसे राजुल दीदी, हमारे जो रिश्ते होते हैं ना आपसी, कोई भी हो, उसमें
थोड़ी सी जो नोक-झोंक होती है, मिठास होती है, मतलब कहना ये चाह रही हूँ कि खट्टा मीठा होना चाहिए रिश्ता। वो तो है, खट्टा मीठा होना चाहिए, तभी रिश्ते में असली स्वाद, असली मजबूती आती है। लेकिन खटास और मिठास के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी रिश्ते में ज़रूर होनी चाहिए, जैसे आपसी समझदारी भी हो और साथ साथ एक दूसरे पर विश्वास भी हो। फिर आ गया ना भरोसा। तो भौजाई तो भरोसे की दीवानी है और वाकई भरोसे के बारे में जब भी बात होती है तो बहुत सारी कहानियां सी याद आने लगती हैं, लेकिन उन कहानियों में भी यही बात होती है कि भरोसा, और ये भरोसा सिर्फ दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर भी। जैसे हमारे एक साथी ने लिखा भी है ये बात कि जैसे अगर भरोसा करना है तो ये शब्द ही अपने आप में वजन लिए हुए है। भरोसा दिलाना और करना दोनों ही बहुत मुश्किल है, इसलिए आज के समय में अच्छे से सोचकर ही भरोसा करें किसी पर। कई बार दोस्तों, आंखों देखी भी हमारी गलतफहमी ही होती है और कानों सुनी बातों पर तो कभी भी ध्यान ना दें। मनुष्य का स्वभाव होता है कि हम लोग बहुत जल्दी ही किसी ने दो आंसू बहा दिया तो सोचते हैं कि बहुत दुख है, जीवन में उसे और बिना कुछ देर किए आगा पीछे सोचे मदद करते हैं। कभी कभी सच भी रहता है लेकिन हमेशा नहीं। और आगे इन्होंने कहा है कि मेरे पति का तो बहुत दफा भरोसा टूटा है, फिर भी ये जल्दी ही सब पर भरोसा कर लेते हैं। कुछ बोलो तो कहते हैं कि उसका वो जाने, हमें जो बनना है हम कर लेते हैं। भाई ये तो इनकी बात है। वैसे भरोसा जो है एक ऐसा बंधन है जिसे बनाने में बरसों लग जाते हैं राजुल दीदी, लेकिन तोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगता। और इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में भाई भरोसा किसी का तोड़ना नहीं चाहिए। हमारी सखी कह रही है ये एकदम 100% की बात कही है, किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर खुद पर भरोसा ये कर लिया जाए तो फिर मतलब समझ लो कि इंसान क्या नहीं बन सकता। भौजाई ये बताओ। बिल्कुल कुछ भी बन सकता है, जैसे सब कुछ कर सकता है। और जब एक खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो उसके जो प्रशिक्षक हैं उन्हें भरोसा रहता है कि भाई सिखाया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। और वो खिलाड़ी जब स्वयं मैदान में डटा होता है तो उसे खुद पर तो भरोसा रहता ही है, साथ ही साथ अपने जो कोच हैं उन पर भी भरोसा रहता है, अपने साथियों पे भरोसा रहता है कि हाँ मैदान में मैं अकेला नहीं हूँ या अकेला नहीं हूँ। ये सब भरोसे तो रहते हैं भौजाई, लेकिन सबसे पहले खुद पे भरोसा रहता है तभी मैदान में उतरता है वो तो है। तो भाई ऐसा ही भरोसा लेकर मैदान में उतरी हॉकी खिलाड़ी दीपिका ठाकुर, और उन्होंने एक रिकॉर्ड बाकायदा बनाया। सचमुच हमारी ये जो बेटी हैं ये बधाई की पात्र, और हमारे कुछ साथियों ने बधाई भी दी है। इन्होंने 200 मैच पूरे किए, इस बारे में बधाई भी दी है हमारे कुछ साथियों ने। दीपिका ठाकुर महिला हॉकी टीम की एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2003 से नियमित तौर पर वरिष्ठ महिला हॉकी टीम की सदस्य वो रही हैं, और जैसा कि हमने बताया 200 मैच खेले और 24 गोल किए। और साल 2003 में अपनी हॉकी स्टिक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने लोहा मनवाया। उनका जन्म 7 फरवरी 1989 को हुआ। हरियाणा के यमुनानगर के उस इलाके में दीपिका ठाकुर ने बचपन में कभी हॉकी खिलाड़ी बनने का सपना देखा ही नहीं था। लेकिन जब छठी कक्षा आई तो पढ़ाई के दौरान उनका ध्यान हॉकी की ओर गया और प्रेरणा स्रोत बने उनके चचेरे भाई। वो खेलते थे हॉकी और उनकी हॉकी टीम भी थी। तो घर और आसपास का माहौल तो अनुकूल नहीं था, लेकिन स्कूल में हॉकी खेलने की अनुमति थी। बस वहीं हॉकी स्टिक पर हाथ साधा तो उन्होंने चंडीगढ़ के एक खेल छात्रावास में रहकर वहां से प्रशिक्षण लेने का फैसला कर लिया। और प्रशिक्षण के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई मैच खेले। 3 कॉमनवेल्थ, 3 वर्ल्ड कप और 3 एशियन गेम्स तक पहुंची वो। 2006 विश्व कप के अलावा उन्होंने साल 2010 के एशियाई खेलों में भारत की ओर से वो नेतृत्व किया था, उन्होंने खेली थी वो। उपलब्धियां तो बहुत सारी जुड़ रही थी, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं थी। 2014 के एशियाई खेलों में भारत की तरफ से खेलने के बाद दीपिका ठाकुर जब घर पहुंची तो घर पर इंतजार कर रहा था शादी का प्रस्ताव। माँ और उनके घर वाले कह रहे थे कि तुरंत जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी। और इधर था रियो ओलंपिक, उसमें क्वालिफाई करने का समय आ गया था। तब भारतीय टीम का रियो ओलंपिक में जब जाना तय हो गया तो दीपिका ठाकुर ने शादी अपनी टाल दी ताकि वो पूरा ध्यान और समय अपने खेल पर लगा सके। और बतौर खिलाड़ी अपनी भूमिका को समझते हुए दीपिका ठाकुर ने 2017 में विवाह किया।
खेल के प्रति उनका जो समर्पण है वो नतीजों में दिखा। साल 2018 के एशियन गेम्स में रजत पदक जीता उन्होंने। 2016 में महिला हॉकी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता और इस मैच में दीपिका ठाकुर सर्वोच्च स्कोर हासिल करने वाली खिलाड़ी बनी। इसके अलावा ओलंपिक में वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। जापान में हुई एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर मेजबान टीम की देश की टीम को हराकर उन्होंने ताम्र पदक पर कब्जा किया और इस जीत में दीपिका ठाकुर का अहम रोल रहा था। वैसे उन्होंने अपना 200वां मैच टीम के साथ महिला हॉकी विश्व लीग राउंड 2 में कनाडा में चिली के खिलाफ खेला था, जिसमें इस मैच में शूट आउट में चिली के खिलाफ दीपिका ने ही तीसरा और अंतिम गोल दागा था। 2020 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल के साथ रेलवे में नौकरी और घर संभालने वाली, रेलवे में नौकरी करती हैं और घर भी संभालती हैं। ये इनका मानना ये है, इनका सूत्र ये है कि हर हाल में खुद को एडजस्ट करना चाहिए, एक संतुलन बैठाए रखना चाहिए सब जगह पर। बिल्कुल, और यही तो होता है ना कि उन्होंने एक तरह से खुद पे भरोसा था, तभी वो ये सब कर पाई। तो राजुल दीदी, नाव तो तभी चलेगी ना जब नाव चलाने वाले पर भरोसा होगा, अपने बाजुओं पर, अपनी पतवार पर। वैसे किसी पर भरोसा करना, एक दिल और दिमाग को साथ लेकर निर्णय लेना बहुत नाजुक निर्णय होता है, ऐसा हमारी एक सखी कह रही हैं। और कुछ अर्ज किया है इन्होंने। विश्व जैव विविधता दिवस की बधाई भी दी है साथ ही, और कहती हैं कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। तालों की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ये तो भाई सही बात है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 6 महीने से हमारे घर के ओटीएस के सलियों पर मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया हुआ है। हम उन्हें बिना भगाए पाल रहे हैं। अब वो बहुत ही बड़ा सुंदर दिख रहा है। दूसरे को भी दिखाते हैं कि देखो, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है और हमारा भरोसा अब भी कायम है। ना हम उसे छेड़ते हैं, ना हमें वो कोई नुकसान करती है। कितनी प्यारी बात है। तो देखो, मधुमक्खियों की बात आपने कही ना, भौजाई की बात वैसे सब लोग मानते हैं। आप भी तो मानती हैं। क्या करें ना, भौजाई की बात तो माननी ही पड़ती है भाई, भरोसा होता है ना। और हमारे साथ हैं कम्मो भौजाई और हमारे साथ है राजुल दीदी। अरे क्या बात करती हो भौजाई, हमारे साथ और सब श्रोता और सखियां भी तो है ना, उनको क्यों भूलती हो? उनको कैसे भूल सकते हैं। हाँ देखो ना, हमारे एक साथी ने लिखा भी है कि भरोसा सब पर कीजिए पर सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। क्योंकि उम्मीद और भरोसा कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे उम्मीद की और किस पर भरोसा किया है। और भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाता है, और दूसरों पर करो तो कमजोरी। ये तो बात है। तो भाई इसीलिए सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। लेकिन जो भरोसे की बात जब भी आती है तो सबसे पहले मन में बात ये आती है कि आखिर भरोसा में ऐसा क्या है कि ये पूंजी बन जाता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए भौजाई, तो सबसे बड़ी पूंजी ये बन जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हम ये जो पूंजी बनाते हैं वो अपने व्यवहार से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। मतलब जो हम हैं उसी से वो हमारी पूंजी बनती है। कहीं से धन नहीं आता, कहीं से कोई और चीज नहीं आती, कोई जेवर नहीं होते जिनसे पूंजी बनी हो। जो हमारा व्यवहार है, हमारा व्यक्तित्व है, उसी से भरोसे की पूंजी बनती है। और वही बात है ना कि जमाने में बहुत समय लगता है, लेकिन खोने में एक पल नहीं लगता। लेकिन यही पूंजी है जो कि रिश्तों की बुनियाद बनती है। सही कह रही हैं आप। और भाई जब भरोसे की बात होती है ना, तो बहुत शक्तिशाली शब्द है ये अपने आप में। अगर भरोसा नहीं है तो भाई कोई भी रिश्ता नहीं है। और वैसे भरोसा राजुल दीदी सच्चाई की बुनियाद पर ही टिका रहता है। और एक ऐसी ये चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसके जो टूटन की गूंज है ना, वो जीवन भर हमें सालती रहती है। सही बात है। भरोसा टूटता है तो बहुत चुभता है दिल में। तो भाई इसीलिए कहा गया है कि भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। वैसे श्री अरविंद ने कहा है कि वो लोग सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं जिनका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होता है। भरोसे की ताकत समय के साथ कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही है। और इसीलिए जब मुसीबत आती है तो फिर उस समय अकेले नहीं पड़ते जिन्होंने दूसरों का भरोसा जीता है वो लोग। क्योंकि जो उन पर भरोसा करने वाले लोग हैं वो मुसीबत में भी उनके साथ रहते हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, वो लोग यही कहते हैं कि नहीं भाई,
फला व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता, या वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो इसीलिए निजी और पेशेवर जीवन में व्यक्तित्व और व्यवहार कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि विश्वसनीयता जो है वो बनी रहे, लोग भरोसा करें आप पे, और विश्वास रूपी पूंजी को संजो कर रखने का हमें प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। भाई, दुनिया में अच्छे लोगों की संख्या बहुत है। अपने और अपनों के विश्वास को मृगमरीचिका न समझकर उस पर खरा उतरने का यत्न हमें लगातार करते रहना होगा। मतलब ये है कि कोई बड़ा नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन जो अपने हैं उनकी बात पर तो भरोसा करना ही होगा, नहीं तो संबंधों में दरार आती है। बिल्कुल। तो जो बहुत करीब के लोग हैं उनके बीच तो भरोसे का ये जो होता है ना गोंद जोड़ने वाला, ये तो होना ही होना चाहिए। अब ये जो भरोसा की दौलत है, ये जो पूंजी है, ये ऐसे ही नहीं कमाई जाती, ना ऐसे ही बांटी जाती है। दूसरों पे विश्वास कीजिए, लेकिन अंधविश्वास ना कीजिए। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसे सिर्फ दूसरों दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों से बचने का प्रयास कीजिए जो दूसरों की बुद्धि को अपने स्वार्थ के लिए इधर उधर कर देते हैं, मतलब उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो कान भरने वाले, हाँ, कान भरने वाली बात। तो भाई ऐसा करने से बचें जिससे भरोसा टूटे। और विश्वास टूटने की आवाज किसी को सुनाई तो देती नहीं, लेकिन जिसका विश्वास टूट जाता है उसको संभलने में बहुत वक्त लगता है। बिल्कुल। तो सभी लोग उसे धोखेबाज दिखाई देते हैं। फिर उस व्यक्ति का अपना खुद पर उसका विश्वास हटने लगता है और वो हमेशा बौखलाया सा रहता है। मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करे, किस पर भरोसा करे, किसकी बात सुने न सुने। जैसे कहानी थी ना एक बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की कहानी। हाँ, तो बताओ कब मुबा जाए। क्या भरोसे की बात हम लोगों ने बहुत कर ली है। हाँ। और लेकिन अभी भी भरोसे के बारे में जो संदेश हैं वो बहुत सारे बचे हैं। बिल्कुल, पढ़ दे। बिल्कुल। ईश्वर की आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए, ऐसा हमारे एक श्रोता कह रहे हैं। भरोसा करने वाले से ज्यादा बेवकूफ भरोसा तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वो छोटे स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। अगर कोई आप पर भरोसा करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं है, वो तो आपके साथ लगाव और विश्वास करता है। बिल्कुल। तो भाई जैसे वही हुआ था ना, जैसे बाबा भारती ने अपने घोड़े को, जो उनका बहुत सुंदर घोड़ा था, उसको डाकू मांगने आया था, तो बाबा भारती ने नहीं दिया था कि नहीं दूंगा। लेकिन जब उसने धोखे से ले लिया था तो बाबा भारती ने यही कहा था कि ये घटना कभी किसी को मत बताना, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ जाएगा और फिर वो कभी किसी दीन दुखी की सेवा नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात। तो भरोसे में बड़ी ताकत होती है राजुल दीदी। बिल्कुल। और हमें पूरा भरोसा है आप पे। किस बारे में? भाई, कहानी का इंतजार कर रहे हैं हम, श्रोता उत्सुक हैं, हमें जानना है कि आगे क्या हुआ। तो ठीक है, हम आपका भरोसा कायम रखेंगे। सुनते हैं कथा सुधा। इस कहानी में ताई नामक कहानी हम सुन रहे थे और आज हम उसका दूसरा भाग सुनेंगे। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। पिछले सप्ताह कथा सुधा के प्रथम अंक में प्रसिद्ध साहित्यकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी ताई का पहला भाग आपने सुना। आइए आज इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग सुनते हैं। कहानी ताई के पिछले भाग में आपने सुना, रामजी दास अपने छोटे भाई की संतान के साथ बड़ा स्नेह रखते हैं, परंतु उनकी पत्नी रामेश्वरी को संतानहीनता खटकती है। तभी उसके व्यवहार में भतीजे को लेकर भी प्रेम भाव नहीं जागता।
और रामजी दास उन्हें समझाते रहते हैं। अब उससे आगे शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वो खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वो भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे ये विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी, कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़पकर निकल कर भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उसकी भौहें तन गईं। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, रामेश्वरी, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की ये बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं हुआ, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वो दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और बढ़ गया। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। ये बात उसके लिए असह्य हो उठी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी संतान के लिए सोचना व्यर्थ है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये ही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। ये बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग्य की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाएं और पाप कटे किसी तरह से। आठों पहर आंखों के सामने रहने से अब प्यार को जी ललचाई उठता है। अब इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ? अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। मुझे क्या पड़ी है? मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी? भैया, इनका प्रेम तुम ही को मुबारक रहे, निगोड़े कहीं के। अरे, आप यहाँ आके घुसते हैं। अब एक घर में रहने में भाई कभी कभी ये हंसना बोलना पड़ता ही है। परसों की बात है, जरा यूं ही ढकेल क्या दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। फिर मेरे प्राण तो संकट में हैं, न यो चैन न वो चैन। तो बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है। अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बल्लियां उछलती है। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो न कहा करूंगा, पर इतना याद रखो कि अब कभी इनके विषय में निगौड़े सिगौड़े इत्यादि अपशब्द निकाले तो अच्छा न होगा। तुमसे मुझे ये बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं।
रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अपने क्षोभ और क्रोध को वे आंखों द्वारा निकालने लगी। जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही वो पति की नजर में गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने ये सोचा, इन पराए बच्चों के पीछे ये मुझसे प्रेम कम करते हैं, हर समय भला बुरा कहा करते हैं। इनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर ये दोनों को मौत नहीं आती। ये पैदा होते ही क्यों ना मर गए, ना ये होते ना मुझे ये दिन देखना पड़ता। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन मैं घी के दिए जलाऊंगी। सब कुछ इन लोगों की वजह से हो रहा है। इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, अपनी निज की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद जब उनके विचार स्वयं उन्हीं को कष्टदायक प्रतीत होने लगे, तब वो अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए टहलने लगी। वो टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रिकुटी चढ़ गई और वो छत की चहार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे, क्या आनंद आवे। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वरी के पास आया, उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई हमें पतंग दिला दो। चल हट, जा अपने ताऊ के पास जा अपने ताऊ से मांग जाकर जा। दिला दो ना, पर हम भी पतंग उड़ाएंगे। बड़ा आया, पतंग मंगा दो। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, दिला दो ना, हम भी पतंग उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। वो कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, ये मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निकोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि बस उठाकर छाती से लगा ले। ये सोचकर वो उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी कि इतने में ही उन्हें मौन देखकर वो बोला, जो तुम पतंग नहीं दिलाओगी, ताऊ जी से कह के तुम्हें बहुत बहुत पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया। वो उसे झड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखे जा वो मेरा क्या कर लेंगे, जा कह दे। बड़ा आया ताऊ वाला। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हटाया और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, ये सब इन्हीं के दुलार का फल है। बड़े आए ताऊ जी, नहीं तो ये बालिश्त भर का लड़का इस तरह से मुझे धमकाता। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चहार दीवारी थी। जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी वहां केवल एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा।
पतंग पकड़ने के लिए वो दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उसके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उससे 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख वो प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वो नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वो नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वो उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई! रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वो एक क्षण रुकी। इधर मनोहर के हाथ मुंडेर पे से फिसलने लगे। वो अत्यंत भय और करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई बचाओ, गिर रहा हूं मैं। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वो करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह में आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। अरे ताई! वो नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार से बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती थी और कहती थी, देखो देखो, वो गिरा जा रहा है, उसे बचाओ। अरे दौड़ो दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। बेटा मनोहर, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। कोई बचा लो। हाँ, मैं ताई हूं। मैं चाहती तो बचा सकती थी, लेकिन आए मैंने देर कर दी। मनोहर की टांग उखड़ गई थी। टांग बिठा दी गई और वो फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा, सुनो। हाँ, सुनो जी, मनोहर कैसा है? अच्छा है। हाँ, उसे जरा मेरे पास लाओगे? बुलाऊं उसे? हाँ, उसे मेरे पास लाओ। अभी लाता हूं। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वो मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती और मनोहर तो उसका प्राणाधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ती। आज कथा सुधा में हमने सुनी सुप्रसिद्ध कथाकार विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी ताई। पात्र परिचय इस प्रकार है। ताई रामेश्वरी रेणु चतुर्वेदी, ताऊ रामजी दास जयंत पात्रिकर, बालक मनोहर प्रज्वल सिंह, सूत्रधार जी श्याम। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो भौजाई, हमने तो कहानी ताई का दूसरा भाग सुन लिया और कैसी दिल दहला देने वाली ये घटना हुई कि जो जितना वैमनस्य था ताई का वो सारा धुल गया। जो भावनाएं होती है ना राजुल दीदी, उनका छोर नहीं रहता। मतलब कब कौन सी भावना आप पर हावी हो जाए। एक तरफ तो देखिए ना, ताई
के बैर, हृदय में कहीं ना कहीं बैर था, है ना। लेकिन जब उन्होंने अपने सामने बालक को गिरते देखा तो वो जो ममता जो थी, जो दबी पड़ी थी कहीं, वो उभर कर बाहर आई। बिल्कुल। तो भाई कथा सुधा में आगे भी और कहानियां होती रहेंगी और हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन बात जब हम भरोसे की करते हैं तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी लोग बातों बातों में कहते हैं कि इस पागल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन तब लोग ये भूल जाते हैं कि किसी के भरोसे ने ही इसे पागल कर दिया होगा। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी कभी भी डाल हिलाने से नहीं डरता, क्योंकि पक्षी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। कितनी सही बात है। और भाई एक तरह से सही भी है। इसमें दो बातें इन्होंने कही कि भरोसा टूटने पर वो जो दिल टूटता है ना राजुल दीदी, फिर भाई जोड़े नहीं जुड़ता। लेकिन अगर खुद पर भरोसा हो तो ये भरोसा आसानी से टूटने नहीं पाता, क्योंकि तब भरोसा करना सीख लिया जाता है। और वैसे भरोसे को बनाए रखने के लिए झूठ से परहेज भी रखना होता है, वरना तो बात वही हो जाती है कि शेर आया चिल्लाते रह जाएंगे हम और विश्वास कोई नहीं करेगा। ये बात तो है भौजाई। लेकिन भाई ये इस तरह के झूठों से सावधान तो रहने की जरूरत है और हमें घड़ी देखने की जरूरत है, क्योंकि कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। तो आप सभी को राजुल और कम्मो का नमस्कार। विविध भारती